जय हिंद स्टूडेंट्स। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और आज अपने एनडीए का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। एनडीए 2022 का सेकंड पेपर और सेट सी है मेरे पास। तो चाहे आपका कोई भी सेट हो, आप इस आंसर की को देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। पेपर का अगर लेवल बताया जाए तो 2022 का जो पहला पेपर हुआ था उससे लेवल थोड़ा सा बढ़िया था, थोड़ा सा पेपर लेंथी था। उससे कैलकुलस आसान आई थी काफ़ी। मैट्रिक्स थोड़ा सा लेंथी बनाया गया जानबूझकर। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आसान था, 2D ज्योमेट्री आसान थी, वेक्टर 3D आसान थी। अलजेब्रा का पोर्शन काफ़ी लेंथी बनाया गया। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन मुश्किल थे, लंबे बनाए गए क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन थोड़े से लंबे बनाए गए। तो अलजेब्रा का पोर्शन जो था, अलजेब्रा के जो भी चैप्टर है वो थोड़े से पेपर के अंदर लेंथी रहे थे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान लेवल की थी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर मैट्रिक्स का पोर्शन थोड़ा सा लेंथी बनाया गया, लेकिन डिटर्मिनेंट आसान था। उसके बाद 2D ज्योमेट्री के सभी पोर्शन आसान थे। वेक्टर 3D के अंदर वेक्टर का पोर्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 3D बिल्कुल आसान थी। उसके बाद अगर मैं जो कैलकुलस की बात करूं तो इंटीग्रेशन बहुत आसान आया था। इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा पोर्शन बिल्कुल आसान था। और अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन के पोर्शन में ये भी आपके पास एक एवरेज था। लिमिट के क्वेश्चन आसान थे, फंक्शन के आसान थे, डिफरेंशिएशन का एक आधा क्वेश्चन आप लेंथी कह सकते हो, लेकिन बाकी सारा पेपर आपके लिए ठीक था। चलो शुरू करते हैं आंसर की के साथ। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फंक्शन और सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। पूछा गया था एन की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे एक जीपी बनेगी जो कि 2 की पावर 2 से शुरू होएगी। ऐसे करते करते 2 की पावर n, इसका सम आपने इक्वल करना होता है 2044 के। इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर, n की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, अगर आप 1 से शुरू करोगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर n, 2044 इसका सम बनना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 2 की पावर जो 11 होता है वो 2048 होता है, और यहाँ पर स्टार्टिंग उसी की कमी है, बस उसी की कमी है। तो इसका आंसर 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। इसका आंसर आपके पास 11 रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 11 जो होता है वो 2048 होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर पूछा गया है n की x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो और टर्म्स आएगी, और और टर्म्स का सम आप करोगे तो आपका आंसर इसका 682 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसका आंसर होगा 682। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे तो सभी टर्म्स आपके पास इवन आएगी, और साथ में कुछ कोफिशिएंट भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 5460 आएगा। थर्ड का आंसर सी ऑप्शन होगा। उसके बाद अब एक पैराग्राफ है जो कि वेन डायग्राम के ऊपर आया था। अगर आप इस वेन डायग्राम को आराम से सोल्व करेंगे, x की आपको वैल्यू लेने की भी इसके अंदर जरूरत नहीं है। x की जगह x रखें और सिंपल इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें कि A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले के साथ आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे सकते हैं। और मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। चौथे का आंसर सी आएगा, सी ऑप्शन। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आएगा। छठे क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा ए ऑप्शन। छठे का आंसर है। तो एक बार दोबारा देख लें। पहला पैराग्राफ 3 क्वेश्चन का था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करें, डी आएगा। दूसरे का आपके पास बी आएगा, तीसरे का डी होगा, चौथे का सी होगा, पांचवें का डी होगा, छठे का ए होगा। सातवां मैट्रिक्स का पैराग्राफ आया था, और पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि पी उसने बोला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बतानी थी, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद जब बारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आई तो आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन रहेगा। ये आपका +2 का कंसेप्ट है। सीधा सीधा एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी देखे होंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जब आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आएगा, और उसके अंदर आपके पास फाइनल जो सोल्व करने पर आएगा वो sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा आएगा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है आपके पास 1/4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके पास हो जाएगा ए ऑप्शन। ये भी पैराग्राफ। उसके बाद ये पैराग्राफ आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस में से कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो, नहीं तो इसको आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर रख लें, ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होगा, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके पास सी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, और क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर आपके पास आएगा डी ऑप्शन। ये तीनों क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है उसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद अगले चलते हैं अपने
ये आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का पैराग्राफ ये पूरा कैलकुलेटिव था। अगर आप कोई बंदा इस क्वेश्चन को पैराग्राफ को छोड़ना चाहता तो छोड़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपके पास सही ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके पास डी ऑप्शन होगा और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर का आपके पास होगा बी ऑप्शन। ऑप्शन से आप आइडिया लगा सकते हो कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जा सकती है, लेकिन ये फाइनल कैलकुलेशन आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ आंसर की बता रहा, डिटेल वीडियो आपके आगे आएगी। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके पास हाउ मैनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर सच अच्छा ओड, ये आपके पास क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आंसर इसका 625 है, ये आसान क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एन की जगह वैल्यू पुट कर लेना, एन को 1 लेकर सोल्व कर लेना, आंसर आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मैथमेटिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सी से आने वाला जो वर्ड है उससे पहले जितने वर्ड जो कि सारे आप जानते हैं ऐसे बनेंगे, कितने वर्ड होंगे, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आंसर इसका आपके पास सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है इनमें से कौन फंक्शन है कौन नहीं, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे, दोनों के दोनों फंक्शन नहीं होंगे। आप चेक कर सकते हैं 1 2 रखोगे तो 2 की इमेज आपको -1 मिल रही है, और 2 1 रखोगे तो उसी 2 की इमेज आपको +1 मिल रही है। एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ये बात फंक्शन बोलता है। तो सेम इसी तरीके से पहला ही फंक्शन नहीं है। अगर आप दूसरे की बात करोगे तो मान लो आपको x × y 6 बनाना है, तो एक बार x और y को 2 3 ले लोगे तो इमेज आपको क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। और अगर आप 1 6 ले लेते हो तो इमेज आपको 7 मिलेगी। फिर एक फंक्शन की 2 इमेज बन रही है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और पूछा गया है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा उसके जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे आपको आंसर ए ऑप्शन मिलेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं तो 1 2 3 मान लेना, उससे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, आसान रहेगा। इसके आपके पास तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगर आप चेक करोगे तो ए मैट्रिक्स और उसका इनवर्स वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। ए मैट्रिक्स और ए इनवर्स दोनों सेम आएगी, बिल्कुल सेम होगी आपस में। क्वेश्चन नंबर 22, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर मेरे पास तीनों स्टेटमेंट सही आए हैं, डी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, और हाउ मैनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम क्वेश्चन सीडीएस का रिपीट है। सीडीएस 2022 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आएगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल है, और एक ही क्वेश्चन में जब 2 वेरिएबल आएंगे तो इनफाइनेट सॉल्यूशन आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं 24 की ओर चलूंगा। रूट, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही होगा, इसके और इसके बीच में तो इनफाइनेट वैल्यू आएगी, और 100 से कम भी इनफाइनेट ओड इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले इंटीजर भी तो सारे आएंगे, जो ओड इंटीजर जो नेगेटिव होंगे वो चलते जाएंगे, इसलिए इसका आंसर ओनली 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एन इवन नंबर का सम जो कि n × n+1 होता है, बिल्कुल सही है। और ये कहता है एक प्राइम नंबर होगा, n की आप अलग अलग 2 3 वैल्यू पुट करके इस बात को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सोल्व करें, अल्फा प्लस बीटा इसको मान के, अल्फा और बीटा लेकर आप इस इक्वेशन को आराम से सोल्व करें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा × बीटा की वैल्यू पुट करके पी और क्यू का रिलेशन निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, और फाइनल आपका जो नतीजा आएगा वो 3√c आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। 12 साइड के किसी पॉलीगन के अंदर आपको एक सर्कल बनाना है, और इसका आंसर आपके पास आएगा 2 + √3, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, उसने बोला प्राइम फैक्टर की बात की गई है कि इन सभी के कितने प्राइम फैक्टर होंगे मैक्सिमम, तो कभी जो नंबर प्राइम है उनके 1 फैक्टर होंगे, कईयों के 2 भी बनेंगे, कईयों के 3 प्राइम फैक्टर बनेंगे, कईयों के 4 बनेंगे, लेकिन 4 से ज्यादा फैक्टर किसी के नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने टाइप के प्राइम फैक्टर आपके पास आ जाएंगे, आपका आंसर ए ऑप्शन होगा, 28वें का ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कहता है ये रिलेशन बोला गया है, कहता है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की इसने बात करी है, कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसका आंसर डी है। मतलब ये जो आपको रिलेशन दिया गया है ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 30, कहता है 2 का इंटरसेक्शन अगर बराबर है तो फंक्शन भी बराबर, वो दोनों सेट भी बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों में से मान लो ए बराबर हो गया, दोनों का ए बराबर है तो बी और सी को बराबर, ये दोनों आपको बताऊं दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, इसका आंसर डी ऑप्शन है। और जब अपने सोल्यूशन करेंगे मैं आपको विद एग्जांपल इसके बारे में बता दूं।
क्वेश्चन नंबर 31, कोसेक की वैल्यू माइनस, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका आंसर तो आपके पास बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसके अंदर आप सी डी फॉर्मूला लगाकर कॉमन लेकर सोल्व कर लेना। कोस 90 बनेगा, आंसर 0 आएगा। tan 67.5 की वैल्यू, ये है tan 67.5 की वैल्यू, आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव आएगी। ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, 1 से बड़ी आ रही है क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 से बड़ी आनी चाहिए। बी ऑप्शन एक ही पड़ा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कोसेक की वैल्यू 2 कब होती है 30 पे, और कोट 30 आप जानते हैं √3 होता है, और tan की वैल्यू √3 कब होती है 60 पे, इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। नकली क्वेश्चन था। उसके बाद कोस का फॉर्मूला लगाओगे, कोस 3a वाला 3c वाला, उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट से यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देना। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, मेरे पास आंसर इसका आया है, ए ऑप्शन आया है, 7/128 इसका आंसर है। कोस 36 की वैल्यू डायरेक्ट याद होती है, साइन 18 की वैल्यू भी डायरेक्ट याद होती है, दोनों की वैल्यू पुट कर देना, आंसर सी ऑप्शन आएगा। सीकेंड थीटा 25/24 है, पाइथागोरस से आपके पास परपेंडिकुलर 7 आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास इसका बी ऑप्शन आएगा। उसने फोर्थ क्वाड्रेंट बोला है तो दोनों के दोनों हमें नेगेटिव लेने पड़ेंगे, बी ऑप्शन आएगा। tan 165 जो कि tan 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर देना, कोट 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आपके पास आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एनडी के अंदर पहले भी आया हुआ है, tan स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15 पता नहीं tan स्क्वायर 75, ऐसा कुछ पूछा गया था। सेम क्वेश्चन आपका एनडी के पेपर में रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 39, उसने बोला है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं है। साइन की वैल्यू यहाँ और tan साइन की वैल्यू ये कब होती है 30 डिग्री, 1/2 की बात कर रहे हैं, तो 1/2 का माइनस, इसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा। वही कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान थी आपके पास। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आप देखोगे tan स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, tan स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, पता नहीं 1/3 आएगी, दोनों में से कोई भी वैल्यू आए तो आप देखेंगे कि हर एक क्वाड्रेंट के अंदर आपको tan की वैल्यू कहीं ना कहीं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 जरूर मिलेगी। तो हर एक क्वाड्रेंट के अंदर एक वैल्यू मिलेगी, इसका आंसर आपके पास 4 वैल्यूज हो जाएगा। उसके बाद ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, देखने में जितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन उतना ही छोटा है, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद p की वैल्यू, ये सीधा सीधा आपके पास 2D ज्योमेट्री का आसान क्वेश्चन, बी ऑप्शन आ जाएगा। इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था 2D ज्योमेट्री का, इसका आंसर आपके पास ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू रीजन, और इंटरसेप्ट दे रखा है, ये भी आपके पास सर्कल का आसान क्वेश्चन था। इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला लगाना था, बस वहां से जी और एफ आ जाता, इक्वेशन आ जाती। इलिप्स का ये क्वेश्चन, दो इक्वेशन बनेगी इलिप्स की, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और आपके पास इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मोड बताओ क्या होगा, तो ऊपर वाले का मोड और नीचे वाले का मोड बराबर है, आंसर इसका 1 आ जाएगा। फिर उसने बोला है कि थीटा की वैल्यू बताओ जेड प्योरली रियल हो, प्योरली रियल हो मतलब इन दोनों को 0 कर देंगे तो प्योरली रियल आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम 0 कर देंगे तो प्योरली रियल आ जाएगा। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन की वैल्यू 0 90 पर भी हो जाती है, साइन की वैल्यू 0 आपके पास कहाँ हो जाती है, सॉरी 180 पर हो जाती है, मतलब 180 360 तो आएंगे ही आएंगे, 180 360 तो आएंगे ही आएंगे। तो ये ऑप्शन तो होएगा ही होएगा, ये भी होएगा। ये 90 डिग्री की बात और कर रहा है और ये कह रहा है कि 90 डिग्री का कोई और मल्टीपल ले लो, इनको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल सी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है कि अगर मैं 90 भी पुट करता हूँ तो 1 + आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा का अगर हम रैशनलाइज कर दें तो ऊपर बनेगा, ऊपर आपके पास बनेगा 2 आइटा और नीचे बनेगा 2, ये प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे प्योरली रियल चाहिए, तो इसका आंसर सही है, सी ही आएगा, सी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 इस बार प्योरली इमेजिनरी किया है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, चेक करता हूँ, बी ऑप्शन आया था या सी आया था, ए आया था, बी ऑप्शन आया, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी ओड मल्टीपल ऑफ π/2। उसके बाद थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी अप्रोच का है, एनसीईआरटी के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन है, अगले क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन है, और उससे अगले आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर अगर जब आप गैप देखोगे तो ए सीरीज का कॉमन डिफरेंस 10 आएगा और डी सीरीज का कॉमन डिफरेंस लगभग आपके पास शायद 17 के आसपास आएगा, तो इसलिए डी बड़ा होगा स्मॉल डी से। उसके बाद बायनोमियल थ्योरम की ओर चलते हैं। कुछ कैलकुलेशन नहीं थी, ज्यादा लंबा नहीं था, बस जो टाइम लगना था लिखने में लगना था। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ये ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। सीधी सीधी इस तरीके से फैक्टर बनेंगे, काट देना, पी बाई क्यू बचेगा, ये दोनों बराबर होते हैं। 54 पी स्क्वायर रेशो क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, सेम उतनी ही कैलकुलेशन जितनी पिछले क्वेश्चन में करी है उसी तरीके से करोगे, आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। ये फ्री का क्वेश्चन, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो पैराग्राफ आया था ये फ्री के नंबर थे, बिल्कुल आसान पैराग्राफ था। 55 का डी आएगा, उसके बाद 56 का मेरे पास सी आया है आंसर इसका, और 57 का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आया है, आसान पैराग्राफ था ये। उसके बाद डिटर्मिनेंट, किसी भी एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ही आता होता है। 58 का आंसर सी ऑप्शन सही है। किसी भी कोफैक्टर को, किसी भी रोज अपने इसको एलिमेंट को किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। और जो शुरू में आपको पैराग्राफ में डिटरमिनेंट दिया है और ये डिटरमिनेंट दोनों एक ही बात है, क्योंकि 2 बार कॉलम ऑपरेशन लगाकर इंटरचेंज किया है और 2 बार कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे आपस में, इंटरचेंज करेंगे। 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे 2 बार, तो पहली बार माइनस से मल्टीप्लाई, दूसरी बार फिर माइनस से मल्टीप्लाई, वही डिटरमिनेंट दोबारा आ जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। तो यहां तक देखिए आपका आधा पेपर हो गया है, 60 क्वेश्चन हो गया। चलो अब बारी कैलकुलस की। कहता है मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, किस जगह पर आएगी, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करोगे तो आपको tan स्क्वायर x इक्वल टू मिलेगा q बाई p, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर x इक्वल टू q बाई p, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करता है। अगला, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आई जब j की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर और x माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए बिल्कुल मिडल वाले को 0 होना पड़ेगा ताकि आपका डेविएशन कम से कम हो साइड में, तो आप बोलोगे इसका आंसर x इक्वल टू 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगर आप इसका ग्राफ बनाते तो इसका इस तरीके का ग्राफ बन जाता। 0 पर उसने वैल्यू 1 बोली है और -3 से लेकर 3 के बीच में ग्राफ की बात की है। उसने बोला मैक्सिमम सिर्फ 3 पर होगा, क्यों भाई -3 पे भी तो हो सकता है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कहता मिनिमम सिर्फ 0 पे होएगा, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ओनली 2। कैलकुलस सारी ग्राफ से हो रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे इस बार। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो लॉग के अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पर आप a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जब इसके अंदर लगाओगे इंटीग्रेशन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सीधा सीधा 0 आ रहा है। 65 यहाँ पर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा देना, इवन फंक्शन है, बार बार 2 आगे आता जाएगा, बार बार 2 आगे आता जाएगा। 2 आगे लाते लाते जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखेंगे तो 20 तो डायरेक्ट ही आगे आ जाएगा, और पाई बाय 2 बनाने के लिए 2 और आगे आ जाएगा, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 40k हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के अंदर ये बार बार आपको k वैल्यू देगा, हर एक पाई बाय 2 के गैप में आपको ये k वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर 66 ये ऑड फंक्शन है, आंसर 0 है, इसको सोल्व कर लेना, इसको t मानकर, आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला एरिया फाइंड करना है, ऊपर वाला। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, उसमें से ये इतना साइन वाला एरिया जो कि 2 होता है माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है इसकी डिग्री 1 है, नहीं, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, पहला गलत। कहता ऑर्डर इसका 2 है, बिल्कुल सही बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। 69 ये सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, वैसे भी हैं, आपके पास एनडीए के प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा। ये भी आपके पास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चेक करेंगे, आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा एक्सरसाइज नंबर 9.4 के अंदर, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, 1 सेकंड में इसको चेक कर लूँ, चेक करूँ। हाँ, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x/2 आएगा, और 1/2 अपॉन में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, सॉरी इसका आंसर बी नहीं आएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 ये आपके पास ये फॉर्मूले लगाने थे जो यहाँ पर बंदे लगा रखे हैं, इसका आंसर 27 सही है। प्रोबेबिलिटी बताओ, कहता है 1 से लेकर 50 तक की लिस्ट ऑफ नंबर कंपोजिट नंबर आने का, इसका आंसर आ रहा है 27/25। कौन सा क्वेश्चन है, 72, बिल्कुल मेरा 17, मेरा आंसर इसका बी ही आया है, 17/25 है। n कहता है 7 से बड़ा, आप n 7 से बड़ा कुछ भी ले लो, n 7 से बड़ा कुछ भी ले लो, 7 से बड़ा 9c7 ले लो, 10c7 ले लो, 11c7 ले लो, ये कभी भी 7 से डिवाइड होएगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 7 से डिवाइड होएगा ही नहीं कभी भी कोई भी नंबर, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी।
फिर कह रहा है 2 नंबर्स एक्स और वाई कुछ इस तरीके से लेने हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आए हैं 8/45, ये इसका आंसर है। क्योंकि वैसे इसका आंसर आएगा 16/90 आएगा और 16 में जब 90 का डिवाइड करोगे तो 8/45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी नंबर के आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो हमेशा ही 2 से बड़ा होता है, सोचने वाली बात ही नहीं है। आंसर डी ऑप्शन। किसी नंबर, ये बात बार बार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बार बार बताई गई है, स्टैटिक्स के अंदर भी बात बताई जाती है और एपीजीपी वाले कंसेप्ट के अंदर भी ये बात बताई जाती है कि किसी भी नंबर के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो आंसर हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा। 2 के बराबर कब आएगा? जब x 1 हो। और यहाँ पर क्या बोला गया? ए नंबर x is chosen at random from natural number, what is the probability that number chosen satisfy x upon 1 plus x is greater than 2? तो 1 नहीं लेना, 1 के अलावा हमेशा चलेगा, 1 के अलावा। एक सेकंड 1 नहीं लेना, 1 नहीं लेना। तो 1 से लेकर मेरे पास n नंबर थे और मेरे को तो 1 लेना नहीं है, मतलब n-1 मेरे फेवर में है अपॉन में n। इसका आंसर डी नहीं आएगा भाई, इसका आंसर सी आएगा क्योंकि 1 को हमने नहीं लेना। इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, ये थोड़ा सा सोचने वाला था, कैलकुलेशन हो सकती थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पैराबोला का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, आंसर इसका सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन, उसने बोला रेक्टेंगल है, गलत बात, पैरेललोग्राम है, इसलिए गलत हो गया, दूसरा सही है, आंसर इसका बी आएगा। उसके बाद इस सर्कल की बात कर रहा है, स्फीयर की बात कर रहा है, कहता है जेड एक्सिस, कहता है इसकी टेंजेंट है, ये बात गलत बोल रहा है। कहता है स्फीयर का सेंटर इस पर लाई करेगा, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन। 79, सीधा सीधा आसान क्वेश्चन, आंसर सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 80, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल सही है, जेड एक्सिस के बिल्कुल सही है, इसका आंसर बहुत। 3D के क्वेश्चन बहुत आसान आए थे, टाइम बचाने वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पी आर, पी क्यू आर एस, पी आर एक डायगोनल है, क्यू एस दूसरा डायगोनल है, पी क्यू पूछा है क्या होगा, पी क्यू पूछा है क्या होगा, पी आर, एक सेकेंड, ये आपके पास हो गया पी क्यू आर एस, पी आर हो गया ए, पी आर ये ए वेक्टर है और पी क्यू ये बी वेक्टर है। पूछा गया पी क्यू वेक्टर क्या होगा, इसको एक्स वेक्टर बोल दिया, इसको वाई बोल दिया। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितनी आ रही है? बी वेक्टर। और एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास आ रही है, चाहे ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोलेंगे, माइनस का ए वेक्टर, एक सेकेंड, प्लस का ए वेक्टर बोला जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई आपके पास, एक सेकेंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा पी आर, पी आर क्या था मेरा? ए, तो ये हमने गलत लिख लिया। एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इक्वल टू आपके पास आ रहा है पी आर वेक्टर, मतलब ए। उसी तरीके से एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर, तो ये आपके पास होता है दूसरा डायगोनल, दूसरा डायगोनल, ठीक है। और दूसरा डायगोनल जो कि मेरे पास क्या है? बी वेक्टर, जो कि मेरे पास है बी वेक्टर, ठीक है। मुझे पी क्यू चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दूंगा, इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। दोनों को ऐड करके बाय 2 कर दूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। तो एक्स वेक्टर आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 और वाई वेक्टर आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ए वेक्टर ये बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो बी वेक्टर बनेगा, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर कहता है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल बताओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना था, इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? एक सेकंड, ऑप्शन आ रहा है परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा, तो ये बनेगा आपके पास 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 और ये बनेगा प्लस का 10 और माइनस का 4 प्लस का 6, कोस थीटा बराबर 0, ठीक है, 1/2 60 डिग्री, सी ऑप्शन आ जाएगा। 82 का आंसर सी ऑप्शन। यहाँ पर कोप्लेनर है, यूनिट वेक्टर भी है, कोप्लेनर भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है, आंसर इसका 0 आ जाएगा अगर आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो। अगर सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाहते तो आप इसको आराम से बस मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में आप देखोगे प्लेनरिटी की कंडीशन लगा देना कि ए क्रॉस बी डॉट सी जो होता है वो 0 होता है, तो इस प्लेनरिटी की कंडीशन से सारे आपके 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, इसके बारे में बोला गया है कि एंगल ऑब्ट्यूस है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 करना है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी और इनक्वालिटी को सोल्व करेंगे, आंसर 0 से लेकर 2 के बीच में। एक्यूट एंगल बोला है, 0 को नहीं लेना।
एक्स की वैल्यू 0 नहीं लेनी, 0 से एक्यूट एंगल बोला पॉजिटिव लेनी। ठीक बात, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दोनों 90 डिग्री आएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। आंसर इसका डी ऑप्शन है, 85 का डी। 86, ये नकली क्वेश्चन था, एक्स की कोई भी एक वैल्यू पुट कर लेते पॉइंट में, 1.2 ले लेते, आंसर आ जाता, ये ऑप्शन। 87, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर सी ऑप्शन है, कंपोजिट फंक्शन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 88, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फैक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसका आंसर बी ऑप्शन, ये भी आसान था। फिर x की पावर x है तो x की पावर x इनटू में 1 प्लस log x है और x की पावर x पड़ा है, इसी फंक्शन के आगे इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है तो इसको t मान लिया, इसको dt मान लिया, t का इंटीग्रेशन t²/2 होगा, आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कि 3 फंक्शन है, ऑप्शन से पता लग रहा है, पहला ऑप्शन उठाओगे तो आप देखेंगे कि इसका यही आ जाएगा, पहला ऑप्शन उठाते ही आपको पता लग जाएगा, पहला ऑप्शन उठाया, आप देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा है, पहला ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, डाइस की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आया हुआ है, बी ऑप्शन आया है, 1/18, 1/18 इसका आंसर आया, जो कि 12/216 आया था। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर 0.7 आ रहा है, आप इनको बस ओपन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, 1 में से एक केस माइनस, बंदे ने बिल्कुल ठीक किया है, आंसर ए ऑप्शन है, 31/32। 3 फेयर डाइस, इसका आंसर आपके पास यहाँ पर बंदे ने 19/216 लिख रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर 20/216 आएगा, 5/54 आएगा, 5/54, 15 के इक्वल भी बोला है, लेस ग्रेटर देन और इक्वल, हाँ इसका आंसर 20 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर आ रहा है 15/16, 15/16, 1 में से 1/16 को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, टोटल केस गिनने थे, 94 में से 20 माइनस कर देंगे, 64 इसका आंसर बिल्कुल सही है। ये शिप वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पहले भी एनडी के पेपर में आया हुआ है, इसका आंसर आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में फर्क है, लेकिन शिप वगैरह से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ऑड्स एंड अगेंस्ट पूछा है, इसका आंसर आपके पास रहेगा 9/4, ऑड्स एंड अगेंस्ट 9/4, फेवर में 16 होंगे, अगेंस्ट में 36 होंगे, तो अगेंस्ट अपॉन फेवर, ए ऑप्शन आंसर है इसका, ए ऑप्शन। 99, ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन है, शादी के टाइम कहता है उनकी कपल की कोरिलेशन जो है 0.7 है, तो कुछ टाइम बाद पूछा, तो हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, तो 0.7 है, तो आंसर इसका 0.7 ही रहेगा। उसके बाद ये स्ट्राइक वाला क्वेश्चन, सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्ट्राइक वाला एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अंदर है, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये नकली क्वेश्चन है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा ये है और एक्स बार ये है, उसने बोला है वेरिएबल हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट, ऊपर एक्स बार है, नीचे 15 है, तो या तो 15 में 40 का डिवाइड करेंगे, 15 में 40 का डिवाइड करेंगे तो मुश्किल लगेगा, 40 में 15 का डिवाइड करके देख लेंगे, तो जो सबसे कम होगा वो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी देगा, ये जितना ज्यादा होगा उतनी वेरिएबिलिटी ज्यादा देगा, लेकिन ये जितना कम होगा वेरिएबल उतनी ही वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, तो आपका आंसर बायोलॉजी आएगा। उसके बाद वेरिएशन ऑफ मैथमेटिक्स, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 करना है मैथमेटिक्स के लिए, सिग्मा कितना मैथ्स का, 15/40 इंटू 100, 15/40 इंटू 100, आप इसको सॉल्व कर लेना, 37.5 आ जाएगा। मीडियन का क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 35 इसका आंसर है। मीडियन का डेविएशन की बात करता है, इसका आंसर आपके पास, मेरे पास आंसर इसका कितना आया था, 10.5 आया है, बिल्कुल सही है ये आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर 11.65, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने जब इसका आंसर सोल्व किया मेरा आंसर 11.7 आया है, ठीक है, तो आप एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्वेश्चन नंबर 106, सेम क्वेश्चन एनडी के पेपर में पिछली बार भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन 10-10 की बात कर रखी थी, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 107, ये सीधा आपके पास x² माइनस a² का इंटीग्रेशन दे रखा है सारा, अगर इसका ये इंटीग्रेशन होता है तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर। सेम क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर में CDS के, सॉरी एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, उसमें dy/dx की वैल्यू पूछी थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको उठाकर हम जब लेफ्ट में लाएंगे ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन।
मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ट्रिपल एंगल है दोनों, एक साइन 3 थीटा है, एक कोस 3 थीटा है, और हम जानते हैं साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है, √2। साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी, ठीक बात है। उसके बाद 110 सर्कल की बात कर रहा है, आधा सर्कल आपको दे रखा है, आधा सर्कल, और स्ट्रेट लाइन भी दे रखी है, और y = 0, मतलब ये एंगल आपने, उसने ये एंगल पूछा कि ये एरिया कितना होगा। तो रेडियस इसकी 1 है तो टोटल एरिया पाई होगा, 1/8 पोर्शन है तो π/8 इसका आंसर है, सी ऑप्शन। x = mod y, इसका ये ग्राफ होता है, ये आपके पास x = 2 लाइन होगी, ये 2 एरिया 2 आंसर 4 आ जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन। ये tan थीटा होता है, tan a + tan b/1 - tan a tan b, tan a + b का फॉर्मूला, नकली क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये क्वेश्चन एंडिंग पेपर में पहले आया हुआ है, बोला गया था, पूछा गया था फंक्शन क्या होगा, तो ये फंक्शन ओड फंक्शन था उसका आंसर, और ओड फंक्शन की सीधी सीधी आपके पास कंडीशन पड़ी है, बी ऑप्शन आंसर है। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन इस टाइप का एंडिंग पेपर में ये भी आया हुआ है, लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर है, क्योंकि नीचे आपके पास मोड के अंदर साइन 2x बनेगा, और जब मोड आ जाता है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। एक ये राइट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, ओवरऑल बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन ऐसा है, एनडीए के पेपर में आया हुआ है सेम क्वेश्चन, और ये शायद क्वेश्चन पेपर में जब आया था इसका आंसर मेरे ख्याल से 1/π वगैरह था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, इसी टाइप का दिखता था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको एलोस्पिटल लगाकर सोल्व करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा जिन लोगों ने मॉडल्स को अच्छे से पढ़ा है उनके लिए बढ़िया है। 0 + h राइट हैंड लिमिट रखना, 0 - h रखना, दोनों अलग अलग आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर h को 0 पुट करोगे, 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाओगे, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, h की जगह 0 पुट कर देना, आंसर सी आ जाएगा। कैलकुलस बहुत ज़्यादा आसान आई थी, बहुत ज़्यादा आसान। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन IIT के अंदर आया था ऐसा, सेम क्वेश्चन। आप इस लाइन का उस डिफरेंशिएशन कर देना, वैल्यू पुट कर देना, तो आप देखेंगे कि hx आपके पास जो फंक्शन है ना, वो एक कांस्टेंट हो, वो 0 आ जाता है। hx सोल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो। और किसी फंक्शन 0, अगर कोई फंक्शन आपका सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, h' करेंगे, वो 0 आएगा। और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? अगर डिफरेंशिएशन 0 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, और डिफरेंशिएशन 0 कब आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या था, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन था, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा बराबर होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। 119 नंबर, ये बात मैं आपको बता दूं, ln² x लिखा हो चाहे ln x का होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों एक ही बात होती है, और इसका डिफरेंशिएशन करके आराम से जब 0 पुट करोगे आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, 120वां क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एनडीए के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। पेपर में जब एनडीए पेपर में क्वेश्चन आया था पिछली बार, उसने ये दिया था, लेकिन इस बार क्या कर दिया, हर एक की ट्वाइस दे दी पावर। सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन, ऊपर वाले नीचे वाले का डिवाइड करके डिफरेंशिएशन करना है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये थे आपके पास 20 क्वेश्चन, ये थे 20 क्वेश्चन आपके पास, 120 क्वेश्चन, और सभी के मैंने आंसर की बताई है। अब पेपर का हिसाब सुन लो भी सारे। पिछली बार जब मैंने पेपर सोल्व किया था तो मुझे पूरा पेपर सोल्व करने में 1.5 घंटा लगा था, कंप्लीट पेपर सोल्व करने में लगभग 1.5 घंटा लगा था, 120 क्वेश्चन। इस बार ये जो पेपर मैंने सोल्व किया है, मुझे इस बार सोल्व करने में लगभग 2 घंटे के आसपास टाइम लग गया, पूरे 120 क्वेश्चन सोल्व करने में, आंसर की बनाने में, इसका 2 घंटे से थोड़ा सा कम। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार से पेपर थोड़ा सा लेंथी था, कट ऑफ पिछली बार से मैथ्स की थोड़ी सी कम आएगी, ठीक बात है। चलो मिलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद।